उतर गया गुस्सा। दिल्ली कार्लो एंचेलोटी को गालियाँ मेरी तरह, जितना फ्रस्ट्रेशन थी सब निकाल ली, हो गया, रियल मैड्रिड को सब कुछ बोल दिया एंड ऑल दैट। बट रियल मैड्रिड से दूर थोड़ी रह सकते हैं यार, है ना। कम बैक की तो अभी भी थोड़ी 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 उम्मीदें तो अभी भी है ना कि कम बैक तो कर लेंगे, अरे 4 गोल तो मार देंगे, अच्छे अच्छे कम बैक देखे हैं, है ना। ठीक है, सो बहुत बढ़िया। क्योंकि इस वीडियो में अब जो हो गया वो हो गया यार, उसके बारे में तो हम कुछ कर नहीं सकते। ठीक है, गोल खा गए यार, कोई बात नहीं, चलो चलता रहता है। अब बात करते हैं कि किन तरीक़ों से, कुछ ऑब्वियसली मैं कुछ 5 पॉइंट्स सोच के लाया हूँ, लिख के लाया हूँ ऑब्वियसली, जिनको अगर हम ध्यान रखें तो शायद रियल मैड्रिड कम बैक कर सकती है, शायद कर सकती है। अगेन मैं बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक हूँ डेफिनेटली, बट मैं ये नहीं बोलना चाहता कि हाँ डेफिनेटली 100% कर देगी रियल मैड्रिड। यार बीइंग रियल वी ऑल नो कि नहीं, इतना मुश्किल, मतलब इतना ईजी नहीं होने वाला है ऑब्वियसली। तो 4 गोल मारना, ऊपर से डिफेंड भी करना, बट स्टिल वी आर रियल मैड्रिड, राइट। 90 मिनट्स एट बर्नेबाउ इज़ अ लॉन्ग टाइम, है ना। यही मैंने पिछली बार बोला था कि ये बोलने मत आना, बट ठीक है, अब गुस्सा उतर गया, अब आप बोल सकते हो, अब मेरे को गालियाँ दे लेना यार, ठीक है। तो आज की वीडियो में 5 पॉइंट में डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से, क्या कुछ चेंजेस करके रियल मैड्रिड जो है आर्सेनल को बर्नेबाउ पे हरा सकती है, या फिर एक कमबैक हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो ऑब्वियसली इससे पहले कि आगे बढ़े, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल द फुटबॉल जॉकी, शेयर विद योर फेलो फुटबॉल फैंस, मदरस्ताज एंड एवरीबडी, फॉलो मी ऑन द इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर ऑल्सो। ओके, फर्स्ट पॉइंट, रीइंफोर्स्ड डिफेंसिव स्ट्रक्चर अगेंस्ट वाइड अटैक्स। कोई हिडन पॉइंट्स नहीं है। अगर आप पहले लेग का मैच देखो तो जो दोनों के आर्सेनल के विंगर्स थे, मार्टिनेली एंड साका, उन दोनों ने जो धुलाई करी है भाई रियल मैड्रिड के फुल बैक्स की, यानी कि आप मान के चलो, मतलब मैं फुल बैक्स में मतलब राइट बैक तो तब भी उतना नहीं बोलूँगा क्योंकि कहीं ना कहीं वेलवर्डे वॉज लुकिंग बेटर, बट जो लेफ्ट बैक की हालत हुई है, मतलब अब ठीक है, अब क्योंकि हार गए तो मैं ऐसा कुछ एक प्लेयर को वो नहीं बोलूँगा एंड ऑल दैट, बट द पॉइंट इज दैट कि जिस तरीके से साका और मार्टिनेली ने दोनों फ्लैंक्स को एक्सप्लॉइट करा, यानी कि जो रियल मैड्रिड का डिफेंस था उसको बिल्कुल स्ट्रेच कर दिया, ये गलती हमको यहाँ पे सुधारनी पड़ेगी। क्योंकि अगर आप देखो कि उन लोगों ने इतना स्पेस बनाया, उन्होंने चांसेस बनाए, उन्होंने फाउल्स करवाए आप लोगों से, जिनकी वजह से डेक्लन राइस ने फ्री किक्स ली। ओके, सो ये जो वाइड अटैक्स का जो स्ट्रक्चर है, जो फुल बैक्स और ये डिफेंस वाला जो चीज़ है, ये हमको सॉल्व करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसके लिए, और स्पेसिफिकली जो साका ने जो भाई अपने राइट फ्लैंक पे जो गेम दिखाया, मतलब अपने राइट विंग पे, डेफिनेटली बहुत ही इंस्ट्रूमेंटल गेम था यार। बीइंग अ फुटबॉल फैन यू हैव टू एडमिट दैट कि हाँ यार वो बहुत ही अच्छा खेला साका उस दिन इंजर्ड होके जाने से पहले, राइट, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या टैक्टिकल एक एडजस्टमेंट कर सकते हैं मेरे अकॉर्डिंग, जो मुझे लगता है कि रियल मैड्रिड को करनी चाहिए। यहाँ पे रियल मैड्रिड को एक बहुत ही मोर कॉम्पैक्ट डिफेंसिव शेप रखनी चाहिए, राइट। तो इसका क्या मतलब हुआ, जो आपके फुल बैक्स हैं वो आपके सेंटर बैक के थोड़ा सा क्लोज होकर खेल सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपके दोनों एक दूसरे को सपोर्ट दे पाएंगे, यानी कि आपका जो फुल बैक है वो आपके डिफेंडर की हेल्प कर पाएगा, सेंटर बैक की, एंड आपका जो सेंटर बैक है वो उसकी हेल्प कर पाएगा। इससे क्या हुआ कि आपके गैप्स यहाँ पे रिड्यूस हो गए, राइट, अगर वो बहुत पास पास खेलेंगे। एंड जो आपके मिडफील्डर्स हैं आप उनको डिप्लॉय कर सकते हो टू डबल ऑन आर्सेनल्स विंगर्स, यू कैन से, यानी कि आपके जो मिडफील्डर्स हैं वो कहीं ना कहीं आपके जो उनके विंगर्स हैं उनको रोकने की कोशिश करेंगे। देन यू हैव द क्लोजर मोर कॉम्पैक्ट डिफेंस हेयर, जिसमें गैप्स बहुत कम है क्योंकि आपके फुल बैक्स और जो सेंटर बैक्स हैं बहुत ही पास पास यहाँ पे खेल रहे हैं। तो इसकी वजह से फायदा क्या होगा कि जो आपको एक एक्स्ट्रा लाइन ऑफ प्रोटेक्शन आपके मिडफील्डर्स की वजह से आगे ऑलरेडी मिल गई है, तो जब तक वो आपके फ्लैंक पे आएगा तो मे बी यू कैन डिसरप्ट द अटैक, मे बी यू कैन कैच द बॉल, आप उनसे शायद बॉल छीन के आप एक काउंटर यहाँ पे बना सकते हो। सो इन ऑर्डर टू सॉल्व द जो वाइड अटैक्स वाली प्रॉब्लम है जो उनके विंगर्स से आने वाली है, वी नीड मोर कॉम्पैक्ट एंड क्लोजर फुल बैक्स विद दिस सेंटर बैक्स, ठीक है। ये एक पोजीशन हमारी यहाँ पे जो है वो होनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। अब आते हैं सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट है इम्प्लीमेंट हाई इंटेंसिटी प्रेसिंग स्ट्रैटेजी। अब यार आपने ये, मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी ऑब्वियसली बोला था भाई, आर्सेनल का ना जो मिडफील्ड है वो मतलब वो है ही, वो प्रेसिंग गेम खेलेंगे आपका। और थॉमस पार्टी, डेक्लन राइस ने आपको ये चीज़ बहुत आसानी से दिखा दी किस तरीके से उन्होंने जो मिडफील्ड थी भाई उसको डोमिनेट करके रखा है यहाँ पे। डेक्लन राइस हो गया या फिर जैसे थॉमस पार्टी, इन लोगों ने जो टेम्पो था ना वो इतना ज़बरदस्त मेंटेन करके रखा कि रियल मैड्रिड के जो भी अटैक बन रहे थे ना, जो चीज़ मैंने पहले पॉइंट में आपको बोली वो शायद आर्सेनल ने वहाँ पे फॉलो करके रखी हुई थी कि अपने डिफेंस को शील्ड करने का काम उन्होंने किया। तो आपके जितने भी अटैकर, विनीसियस रॉड्रिगो या एम्बापे जो था, या इवन जूड बेलिंगम के लेवल तक भी बॉल को कभी आगे जाने नहीं दिया। दैट कुड बी द रीज़न कि
हमारे जो अटैक थे वो कहीं ना कहीं यहाँ पे डिस्टर्ब, एक तरीके से डिस्टर्ब होते रहे। आप मतलब आप इसी बात से अंदाज़ा लगाओ कि जो आर्सेनल थी वो रियल मैड्रिड से 12 किलोमीटर ज़्यादा उन्होंने डिस्टेंस कवर करा है। आई थिंक रियल मैड्रिड ने शायद 111 किलोमीटर के करीब करा है और उन्होंने शायद 123 किलोमीटर के करीब डिस्टेंस कवर करा है। तो आप देख सकते हो कि कितना हार्डवर्क उनके मिडफील्डर्स ने यहाँ पे पुट करा है कि टू एंड फ्रो आपके अटैक को रोकने के लिए उन्होंने करा। सेम चीज़ जो हाई प्रेसिंग इंप्लीमेंट उन्होंने किया वो भी हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो इसके लिए ऑब्वियसली हमें क्या करना पड़ेगा, जो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि हमें ना और बहुत ज़्यादा एक हाई लेवल का कोऑर्डिनेट हाई प्रेस करना पड़ेगा टू डिसरप्ट द आर्सेनल्स रिदम। ठीक है, अब इसके लिए क्या हो सकता है, इसमें आपके फॉरवर्ड्स भी इन्वॉल्व हो सकते हैं क्योंकि जो प्रेस की स्टार्टिंग होगी वो आपके फॉरवर्ड से होगी। अम्बापे, विनीसियस, दे नीड टू प्रेस कहीं ना कहीं ताकि वो लोग प्रेशर में आके बॉल को पीछे की तरफ पास करें। देन आपके मिडफील्डर्स जो हैं या जो आपके मतलब जो आपके मिडफील्डर्स हैं वो आपके आर्सेनल के डिफेंडर्स को अग्रेसिवली प्रेस करना स्टार्ट करेंगे। आपके ऑफेंस मतलब अटैकर्स वहाँ पे करेंगे, फिर आपके मिडफील्डर्स उनके डिफेंडर्स को वहाँ पे प्रेस करना शुरू करेंगे। तो इससे क्या होगा कि आप उनके एरर बनवाने की जो चांसेस है उनको ज़्यादा एक तरीके से इंक्रीज कर रहे हो, आप पोजीशन को रीगेन करने की यहाँ पे कोशिश कर रहे हो, और ये चीज़ जो है एडवांस पोजीशन में भी जा सकती है, राइट। तो इससे क्या होगा कि अगर आपने हल्की सी बॉल जीती तो एक क्विक ट्रांजिशन में आप यहाँ पे काउंटर बना सकते हो, या फिर आप उन्हीं के हाफ में बॉल छीन के आप बॉल स्टील करके या इंटरसेप्ट करके वहीं पे शायद एक लॉन्ग बॉल वालों के पास लॉन्ग बॉल मारी, हमारे किसी अटैकर के पास गई, गोल खत्म। दिस इज हाउ दिस हाई प्रेसिंग स्ट्रैटेजी वर्क्स। अगेन इट रिक्वायर्स मिडफील्डर्स, अगेन जो हमारे मिडफील्ड होने वाली है वो बहुत ही क्रूशल रोल अदा करने वाली है यार, अटैक में भी और डिफेंस में भी। डिफेंस में मैंने आपको ऑलरेडी बताया, अटैक में उनको जो उनके डिफेंडर्स हैं उनको बहुत ही अग्रेसिवली यहाँ पे मार्क करना पड़ेगा, या फिर मैं कहूँ कि प्रेस करना पड़ेगा कहीं ना कहीं। एंड जो वो जिस तरीके से प्रेसिंग करके वो जो एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, जो पोजीशन छीन सकते हैं, काउंटर मार सकते हैं वहाँ पे, या फिर अटैक बना सकते हैं, वो एक्सप्लॉइट्स को वहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा। एंड हम जो गोल यहाँ पे करना चाहते हैं अपने अटैकर्स की हेल्प से, वो हम यहाँ पे कहीं ना कहीं कर सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली आप जब उनको एक्सप्लॉइट करोगे तो आप उनसे बॉल विन करोगे और बॉल को फिर आप अपने अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो यहाँ पे कहीं ना कहीं। सो हाई इंटेंसिटी प्रेसिंग जो स्ट्रैटेजी है वो रियल मैड्रिड को कहीं ना कहीं इंप्लीमेंट करनी पड़ेगी, जो फर्स्ट लेग में बिल्कुल भी इंप्लीमेंटेड नहीं थी। अब आते हैं पॉइंट थर्ड पे, और यार अगेन मैं इस पॉइंट को बोल बोल के थक गया हूँ, बट मुझे नहीं पता एंचेलोटी जी ये पॉइंट पर ध्यान देते कि नहीं देते। इनहैंस सेट पीस डिफेंडिंग। मुझे नहीं लगता शायद मुझे इस बारे में कुछ बताने की ज़रूरत है, क्योंकि पहली बात तो यार जो वो फाउल्स थे ना जिनके ऊपर वो फ्री किक के चांस भी बने थे, मतलब ये दिखाता है कि आपकी मिडफील्ड कितनी लैकलस्टर थी। उन फाउल्स की वहाँ पे ज़रूरत नहीं थी यार। अगर आपके मिडफील्डर्स थोड़े से और अवेयर होते, अगर वो थोड़ा सा डिस्टेंस का और ध्यान रखते, तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि वो फाउल्स की वहाँ पे ज़रूरत नहीं बनती थी। आपने एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट फाउल्स वहाँ पे करे थे। एंड मुझे नहीं पता, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि जो पहली फ्री किक पड़ी थी उसमें शायद वॉल भी थोड़ी गड़बड़ थी, शायद वो थियागो कोर्टोआ की तरफ से शायद वो ठीक से प्लेसमेंट नहीं करा पाया। दिस इज जस्ट माई वर्जन, जो मुझे देख के लगा, आई कुड बी रॉन्ग। तो अगेन हमें सेट पीस डिफेंडिंग यहाँ पे बहुत अच्छे से करनी पड़ेगी भाई। मुझे इसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है कि डेक्लन राइस ने आपको दिखा दिया, और अभी तो सिर्फ डेक्लन राइस ने ली है, उसके अलावा और भी प्लेयर्स उनकी टीम से लेते हैं जो आपके लिए चांसेस यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर मैं सिर्फ उनकी बात करूँ तो हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा, मतलब अगर हमें ये फ्री किक्स या फिर डेड बॉल सिचुएशन जो है अगर ये हमको डिफेंड करनी है, तो हमको पहले तो आर्सेनल के जो सेट पीस रूटीन है ना, या जो उन्होंने हमें दिखाया जो एक टेलर मेड है, उसको एनालाइज करना पड़ेगा, जो आई एम अज्यूमिंग कि एंचेलोटी की टीम कर रही होगी। डेफिनेटली कुछ ऐसी बात नहीं है कि मैं कुछ बहुत ही अलग बता रहा हूँ, उनको पता नहीं है। वो उनकी जो डिफेंसिव वॉल है उसकी पोजीशनिंग उसी के अकॉर्डिंग बनाई जाएगी कि वो किस तरीके से किस तरफ से बॉल टर्न करते हैं या फिर बॉल कर्व करते हैं, क्योंकि हर टीम का ना एक पैटर्न होता है। और निकोलस हेवर के आने के बाद से जिस तरीके से आर्सेनल कर रही है, उनके 3-4 डिफरेंट पैटर्न्स हैं जो मुझे यूजुअली मैच में देखने को मिल गए। तो ऑब्वियसली रियल मैड्रिड के पास तो इतने सारे एनालिस्ट हैं यार, उन्होंने तो वो चीज़ एनालाइज कर ली होगी। तो उसी के अकॉर्डिंग कीपर एंड डिफेंडर्स को ब्रीफ किया जाएगा कि आपकी जो डिफेंसिव वॉल होगी वो उसी तरीके से यहाँ पे जो है की जाएगी। और मे भी हो सकता है कि आप एक स्पेसिफिक प्लेयर को जो है मार्क कर सकते हो, मतलब जैसे कि डेक्लन राइस को हम मान रहे हैं कि ये एक प्लेयर है जो आपकी फ्री किक टेकर है, तो आप उस प्लेयर को स्पेसिफिकली मार्क करके रखो, यानी कि उसके जो पोटेंशियल फ्री किक है उसको ट्रैक करो कहीं ना कहीं। एंड उसके हेल्प से आप जो गोलकीपर है उसकी पोजिशनिंग को, मतलब अगर मैं बहुत ही बेसिक लैंग्वेज में बोलूँ तो आप एंटिसिपेट कर सकते हो या फिर मिटिगेट कर सकते हो। अगर आप जो फ्री किक टेकर है उसकी फ्री किक को कहीं ना कहीं मार्क करके रखोगे एक पर्टिकुलर प्लेयर के साथ, तो आपके गोलकीपर भी एक कहीं ना कहीं उस चीज़ का एक अंदाज़ा मार सकता है कि यार ये जो शॉट है ये किस साइड ले सकता है या फिर किस साइड लेना चाहिए। तो अगेन ये एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन द एनालिसिस जो आप उनकी फ्री किक्स को देके कर सकते हो। तो और दूसरी चीज़ जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैंने पहले बोली कि आपको फाउल्स कम से कम करने हैं अटैकिंग एरिया के पास।
आपको बहुत क्लीन बॉल छीनने की वहाँ पे कोशिश करनी पड़ेगी. दैट्स व्हाई आई सेड ये इम्पॉसिबल टास्क नहीं है कम बैक करना, बट ये डिफिकल्ट इसलिए है क्योंकि दे विल ट्राई टू ल्योर यू कि आप फाउल करो. मुझे लगता है कि लो ब्लॉक आर्सेनल यहाँ पे खेलने वाली पाक द बस करेंगे. मुझे नहीं लगता वो इतना ज़्यादा अटैक करेंगे, तो बॉल छीनने के चक्कर में हम यहाँ पे फाउल कर सकते हैं, जो चीज़ हमको ध्यान रखनी पड़ेगी. तो फाइनली सेट पीस डिफेंडिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे लिए यहाँ पे होने वाली है. उसके बाद आते हैं फोर्थ पॉइंट, ऑप्टिमाइज मिडफील्ड कॉम्पोजिशन फॉर बेटर कंट्रोल. मतलब मुझे नहीं लगता कि इसके बारे में कुछ बताने की जरूरत है कि जब से टोनी क्रूज गए हैं हमारी मिडफील्ड भाई फकअप है. कोई मतलब डेनी सिबायोस कुड भी वापस आ सकता है. डेनी सिबायोस की कमी जो है पिछले मैच में खली है, क्योंकि जिस तरीके से टेम्पो कंट्रोल डेनी सिबायोस, जब तक डेनी सिबायोस रियल मैड्रिड के लिए खेला है तब तक मैड्रिड की मिडफील्ड ठीक चल रही थी भाई. पर जब से ही डेनी सिबायोस इंजर्ड हुआ है, तो मैंने अभी तक जो न्यूज़ पढ़ी है तो डेनी सिबायोस कुड बी बैक. सो होपफुली हीट बी बैक. अगर वो वापस नहीं आता है वो एक अलग चीज़ है, बट हमें मिडफील्ड जो है, मिडफील्ड से गेम को यहाँ पे डिक्टेट करना पड़ेगा, जो कि हमको दिख रहा था, क्योंकि ये आपके पोजीशन को मेंटेन करने के लिए बहुत जरूरी है अंडर प्रेशर. और यहाँ पे रियल मैड्रिड बहुत ही फकअप कर रही थी पिछले फर्स्ट लेग के मैच में, आपको क्लियरली दिख रहा था. मतलब इवन क्लियर कट चांसेस आप नहीं बना पा रहे थे वहाँ पे, क्योंकि आपकी मिडफील्ड का टेम्पो नहीं था वहाँ पे. ठीक है, तो ये जो मिडफील्ड बैटल होती है ऑब्वियसली ये उसमें आपको हारने पे मजबूर कर देती है कहीं ना कहीं. नाउ आप इसको फिक्स कैसे कर सकते हो? तो पहली बात तो है कि आपको ऑब्वियसली वो प्लेयर यहाँ पे फील्ड करने पड़ेंगे जो आपके बॉल, जो मैच का टेम्पो है उसको कंट्रोल कर सकते हैं, प्लस साथ साथ आपकी जो बॉल है उसका डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अच्छा हो सकता है. आई एम अज्यूमिंग कि डेनी सिबायोस नहीं मैच स्टार्ट कर रहा होगा, मैं उस कंडीशन में मान के चल रहा हूँ. लूका मॉड्रिच, ठीक है, मैं पहला लेग मानता हूँ कि लूका मॉड्रिच के लिए उतना अच्छा मैच नहीं गया वो, बट कंसिडरिंग द एक्सपीरियंस ही हैज़ एंड पोजेशन, द टाइप ऑफ प्ले भाई जो एगनी है बंदे के अंदर, मुझे नहीं लगता है कि एंचेलोटी लूका मॉड्रिच को हटाएंगे, क्योंकि एक्सपीरियंस यहाँ पे बहुत काम आता है इस टाइप के मैचेस में. तो जिस तरीके के एक्सपीरियंस लूका मॉड्रिच के पास है, जो क्वालिटीज़ वो पोजेस करते हैं, जो आउटसाइड द फुट उनके पास होते हैं, जो लॉन्ग बॉल्स होती हैं, जो विजन्स होते हैं, वो मुझे ऐसा लगता है कि मिडफील्ड डोमिनेंस के लिए बहुत ज़रूरी है. अगर आप उनको पेयर कर देते हो किसी एक और स्पेशल प्लेयर के साथ, या फिर आप कह सकते हो कि मिडफील्डर के साथ, आई एम अज्यूमिंग चुआमेनी इज बैक इफ आई एम नॉट रॉन्ग. पहले लेग में सस्पेंड हो गया था ऑलरेडी, कामाविंगा ऑलरेडी रेड आपको ले चुका है, तो आई थिंक चुआमेनी विल बी बैक, जो आपको यहाँ पे डिफेंड करते हुए मिल जाएंगे. और कुड बी यहाँ पे एक चीज़ ये हो सकती है कि डेनी सिबायोस ही मैच स्टार्ट करेंगे, तो देयर कुड बी अ पॉसिबिलिटी, और कुड बी, आई डोंट नो, मे बी रॉन्ग, शायद आर्दा गुलर भी आपको मैच स्टार्ट करते हुए यहाँ पे कहीं ना कहीं मिल सकते हैं. मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि आपको एक अटैकिंग टाइप का प्लेयर, बट अगेन मतलब लूका मॉड्रिच के साथ एक थोड़ा सा डिफेंसिव प्लेयर ही शायद यहाँ पे थोड़ा सा हमारा काम करेगा. तो कुड बी चुआमेनी यहाँ पे जो है हमारे लिए थोड़ी सी हेल्प कर सकते हैं. आई एम अज्यूमिंग कि फेडरिको वल्वर्डे राइट बैक ही खेल रहे होंगे. यू नेवर नो, हो सकता है कि राइट बैक पोजीशन पे वो किसी और को खिला दें, मे बी असेंसियो खेल रहे हो एंड चुआमेनी सेंटर बैक आ गए हों, वेलवर्डे वहाँ पे जा रहे हो, आई डोंट नो. बट मुझे पर्सनली ऐसा लगता है लूका मॉड्रिच के साथ अगर हमें किसी एक डिफेंसिव मिडफील्डर को डालते हैं तो वो शायद हमारे लिए एक बैलेंस जो है यहाँ पे क्रिएट कर सकता है. सो द फोर्थ पॉइंट इज दैट कि आपको जो मिडफील्ड है, मिडफील्ड बैटल अगर आप जीत गए तो मिडफील्ड जो कॉम्पोजिशन है वो आपको ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू विन द पोजीशन. ओके, फिफ्थ पॉइंट जो कि मुझे लगता है कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, विच इज मेंटेन टैक्टिकल डिसिप्लिन एंड इमोशनल कंट्रोल. ये इमोशनल कंट्रोल वाला पॉइंट मैं स्पेसिफिकली विनीसियस जूनियर के लिए बोल रहा हूँ, जिनकी बहुत गंदी आदत बन गई है प्रोटेस्ट करने की, लड़ने की, झगड़ने की, क्योंकि ये वहाँ से प्रवोक होंगे, वहाँ से प्रवोक किया जाएगा आपको. दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द स्ट्रैटेजी जिसमें आपको इमोशंस को कंट्रोल में रखना पड़ेगा, क्योंकि विनीसियस भाई पिछले 3 महीने में आपने 3 से 4 गोल से ज़्यादा कुछ नहीं मारा है, और अगर आप इस लेग में नहीं मारोगे तो आप प्लीज़ समझ लेना कि आपकी टीम में क्या हालत यहाँ पे होने वाली है. तो जिस तरीके से एडवर्ड कामाविंगा को फर्स्ट लेग में जो रेड कार्ड मिला, वो उसने बाद में सॉरी भी बोला कि मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया था, ये हो गया था, वो हो गया था. तो ये दिखाता है कि भाई डिसिप्लिन नहीं है आप लोगों के अंदर, आपने उनकी बहुत फ्रस्ट्रेशन में बह गए, और ये आपके चैलेंज को कहीं ना कहीं कॉम्प्लिकेट करता है, ये हमें मानना पड़ेगा. तो उससे मतलब ऑब्वियसली अगर आपको कंपोजर बनाना है मैच में, या फिर बिल्कुल हाई प्रेसिंग सिचुएशंस अगर बनानी है, वहाँ पे आपको कूल काम एक प्लेयर चाहिए. आपको रेड कार्ड नहीं खाना है वहाँ पे, तो आपको टैक्टिकल मतलब ट्रैक बैक करना है प्लेयर को, मौका देख के टैकल मारना है, ये नहीं कि आप बिछ गए वहाँ पे. वो तो ये कोशिश ही करेंगे कि आप येलो खाओ, रेड खाओ, तो जो अननेसेसरी सस्पेंशन है उनको कहीं ना कहीं यहाँ पे बचाने की आपको कोशिश करनी पड़ेगी, ताकि आप फुल 90 मिनट्स तक अपनी टीम के लिए कंट्रीब्यूट कर पाओ. तो अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ऑब्वियसली डिसिप्लिन आपको टीम में रखना पड़ेगा. प्लेयर्स जो हैं उनको मतलब एक तरीके से अगर मैं बोलूँ तो रेमिफिकेशन ऑफ रेकलेस बिहेवियर यहाँ पे करना पड़ेगा, यानी कि जो बिहेवियर है उसको बहुत संभल के रेफरी से बात करनी पड़ेगी. जो प्लेयर्स है उनसे लड़ाई झगड़ा नहीं करना, लेट द कैप्टन स्पीक टू द रेफरी वेन एवर इट रिक्वायर्ड. आपको फोकस यहाँ पे रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप इन सब चीज़ों में पढ़ोगे नहीं तो आप ऑलरेडी फोकस्ड रहोगे, दैट वोंट बी अ प्रॉब्लम कहीं ना कहीं. तो
एक क्लियर कोड ऑफ कंडक्ट जो है आपको फील्ड पे रखना पड़ेगा। इसीलिए लूका मॉड्रिच जैसे लीडर्स की वहाँ पे ज़रूरत है। लूका मॉड्रिच हो गए, रुडिगर हो गए, जो एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं, जो खेलते आए हैं इस तरीके के मैचेस पहले से ही। विनीसियस हो गए, क्योंकि उनको भी उतना एक्सपीरियंस तो अब हो गया है, तो विनीसियस को मैं यहाँ पे लीडर की तरह कंसिडर कर रहा हूँ कि वो बाकी प्लेयर्स के लिए। जूड बेलिंगम भी बहुत ज़्यादा गुस्सा, मतलब क्रोध दिखाने लग गए हैं आजकल, तो जूड बेलिंगम टाइप के उनको अपने फक ऑफ वगैरह पे थोड़ा सा कंट्रोल यहाँ पे रखना पड़ेगा। तो अगर आप ये कूल काम अपना बिहेवियर रखते हो, डिसिप्लिन रखते हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप एक एक्स्ट्रा फोकस वहाँ पे अपनी टीम के लिए बनाते हो, सस्पेंशन बचाते हो, अपनी आपकी जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी इंप्रूव होती है। तो रियल मैड्रिड को रेकलेस टैकल से बचना पड़ेगा, डिसिप्लिन रखना पड़ेगा, बहसबाजी नहीं करनी है, रेफरी से पंगे नहीं लेने हैं, ताकि आप येलो रेड कार्ड नहीं खाओ, क्योंकि आप यहाँ पे हर सिचुएशन में आप एक मतलब नेगेटिव पॉइंट की तरफ ही हो, हर चीज़ आपके अगेंस्ट यहाँ पे जाएगी। तो आप एक कल्चर ऑफ अकाउंटेबिलिटी यहाँ पे बना सकते हो। अगर एक बीइंग अ मिडफील्डर आप ये ड्यूटी समझो कि मेरी ड्यूटी है मेरी टीम को हेल्प करना, मुझे उनको डिफेंस में भी हेल्प करना है, मुझे उनको ऑफेंस में भी हेल्प करना है, तो डिसिप्लिन इज मस्ट टू विन दिस पर्टिकुलर मैच। सो यार ये थे कुछ 5 पॉइंट जो मुझे लगता है कि रियल मैड्रिड को ध्यान रखने चाहिए अगर हमें एक और स्पेशल टेरिफिक बहुत ही अच्छा कमबैक बर्नबाउ पे करके दिखाना है। आपको क्या लगता है इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन सा था? प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने मिस कर दिया है प्लीज़ वो भी मुझे कमेंट करके बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अगेन लाइक शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।